गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेपी इंस्पायर एकेडमी पर। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के अभी हाल ही में 17 और 18 तारीख को एग्जाम हुए हैं। लेकिन इसमें क्या है, जो पेपर है वो लीक भी हो चुका है। तो पेपर जो लीक हो चुका है इसके बारे में अभी चर्चा चल रही है। जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनकी क्या है, इस बात को लेकर चर्चा जारी है कि पेपर रद्द होना चाहिए। हालांकि डिमांड यही है कि पेपर रद्द होना चाहिए, लेकिन वो क्या है, प्रोसेस जारी है अभी। तो जो आज हम अपनी वीडियो में लेकर आए हैं, जो 17 तारीख की जो भी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों थी, उसके जो हिंदी के क्वेश्चन है मैं आपको कराने वाला हूं। आइए देखिए क्या दिया गया है। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस वाक्य के लिए दिया गया वाक्य शुद्ध है। यानी इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा वाक्य है जो कि क्या है, शुद्ध है। पहला है, शत्रु को जीतने वाला अजातशत्रु। गलत है। क्या है ये? गलत है। आदि से लेकर अधोपांत, जो कभी पहले ना हुआ हो और जो पढ़ा ना गया हो। मतलब इसमें बताना है आपको कि शत्रु को जीतने वाला क्या अजातशत्रु होता? नहीं। आदि से लेकर अंत तक, उसे क्या बोलेंगे? उसके लिए एक शब्द होता है अधोपांत। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, तीसरा दिया, जो कभी पहले ना हुआ हो उसे होनहार बोलते हैं। नहीं, गलत है। जो पढ़ा ना गया हो उसे अपठनीय बोलते हैं। नहीं। तीनों क्या गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 2, आदि से लेकर जो अंत तक है उसको क्या बोलते हैं हम? अधोपांत। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया। कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं। गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली गई। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। यह प्रश्न पूछा गया था 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में। इसमें बताना था कि कौन सा वाक्य क्या है, अशुद्ध है। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा है, कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, बिल्कुल ठीक है। कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली गई, ये भी बिल्कुल ठीक है। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, ये गलत है, क्योंकि यहां पर क्या आएगा, तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल, 3 नंबर सवाल है। फिर से दिया गया है कि मां ने बच्चों को मिठाइयां दी। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संप्रदान कारक, करण कारक, संबंध कारक। तो बताना था इसमें आपको कि मां ने बच्चों को मिठाइयां दी, तो इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। देखिए मैं बताऊं आपको कि जहां पर किसी के द्वारा किसी को कोई वस्तु देने की बात की जाए, दान देने की बात की जाए, तो वहां पर जो कारक होता है वो संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पर माँ के द्वारा बच्चों को मिठाइयां दी गई हैं, और जब मिठाइयां दी गई हैं तो कौन सा कारक आएगा? ऑप्शन नंबर 2, संप्रदान कारक इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। मृत्तिका, उल्लू, ओष्ठ, बानर। बताना इसमें से कौन सा शब्द क्या है, तद्भव है। क्या पूछा है? तद्भव। तो 2 शब्द होते हैं, एक तो तत्सम होता है और एक तद्भव होता है। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, और तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्दों से परिवर्तित होकर आज क्या है, बोले व लिखे जाते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या? तद्भव शब्द। देखिए मृत्तिका, मृत्तिका मिट्टी को बोलते हैं, तो मृत्तिका तत्सम है और इसका तद्भव क्या होगा? मिट्टी होगा। वहीं उल्लू शब्द क्या है? तो उल्लू तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका तत्सम उलूक होता है। ओष्ठ भी तत्सम है, बानर भी क्या है? तत्सम है। तो यहां पर पूछा क्या? तद्भव। तो तद्भव शब्द क्या है? उल्लू। क्या है? उल्लू। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जो तद्भव शब्द है इन वाक्यों में वो उल्लू है। नेक्स्ट सवाल, बोला गया है भौतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? की, का, इक या ई। बताना भौतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए भौतिक शब्द जो है, प्रत्यय पूछा है, और प्रत्यय लगाए जाते हैं शब्दों के बाद में। कहां लगाए जाते हैं? शब्दों के बाद में, अर्थात शब्दों के पीछे। अगर भौतिक शब्द की हम बात करें तो ये बना है भूत प्लस इक से। किससे बना है? भूत प्लस इक से। तो इक क्या है इसमें? इक एक प्रत्यय है, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। तो जो भौतिक शब्द में जो प्रत्यय है वो क्या है? वो इक है। नेक्स्ट सवाल, प्रश्न नंबर 6 है, क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? अर्धविराम, प्रश्न सूचक, कोष्टक चिन्ह या निर्देशक चिन्ह। बताना है इसमें क्या कोई तारे गिन सकता है, ये जो चिन्ह है वो कौन सा है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये चिन्ह कौन सा है? प्रश्न सूचक है। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न दिया है, कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? कवि प्लस ईश्वर, कवि प्लस अस्वर, कवि प्लस वर या कवि प्लस ईश्वर। देखिए जो शब्द लिखा है कवीश्वर, क्या लिखा है? कवीश्वर। तो जो कवीश्वर शब्द है इसका संधि विच्छेद करोगे तो कवि पर छोटी ई की मात्रा लगती है और ईश्वर पर क्या बनता है? ई बनती है, यानी कि दीर्घ ई बनती है। तो कवि प्लस ईश्वर इसका सही संधि विच्छेद होगा। तो ऐसा कौन सा दिया है? ऑप्शन नंबर 4 दिया है। तो कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या है? कवि प्लस ईश्वर। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर प्रश्न दिया है, बोला क्या है? निराभिमान में निराभिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? निर, निर, निरा या निर्भी। बताना पहला सही होगा, दूसरा सही होगा या तीसरा सही होगा या चौथा सही होगा। देखिए निर प्लस अभिमान, तो निर प्लस अभिमान जो बनता है ये इस तरह बनता है, निर प्लस अभिमान। तो निराभिमान शब्द है वो क्या बनेगा? निर प्लस अभिमान। तो यहाँ पर क्या उपसर्ग है? इसमें पूछा गया है, सॉरी यहाँ टाइप गलत हो गया है, क्या पूछा गया है? उपसर्ग। क्या पूछा गया है इसमें? उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या है? निर, वो भी कौन सा? आधा रा वाला। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बोला क्या है? श्रुति संभिन्नार्थक शब्द निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ क्या होगा? विवाद रहित मित्रता, निंदा विवाद रहित, निंदा भिड़म, निष्कासन या भाईचारा। तो आपको बताना है कि ये जो शब्द दिए हैं निर्वाद और निर्विवाद, इनका समश्रुति शब्द कौन सा होगा, यानी इनका सही जो अर्थ है वो कौन सा होगा। देखिए निर्वाद का मतलब होता है निंदा। क्या होता है? निंदा। वही निर्विवाद, विवाद का मतलब विवाद और निर का मतलब रहित, अर्थात विवाद रहित। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? निंदा और विवाद रहित। ऑप्शन नंबर 2 दिया है कि जो निर्वाद का मतलब है निंदा होगा और निर्विवाद का मतलब होगा विवाद रहित। नेक्स्ट दिया गया है, निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तनुज, तनुजा, चूहा, चूहिया, सांप का सांपिन, बनिया का बनियान। बताना लिंग की दृष्टि से। देखिए तनुज का तनुजा होता है, बिल्कुल ठीक है। चूहा का चूहिया होता है, बिल्कुल ठीक है। सांप का सांपिन होता है, ये भी ठीक है। लेकिन ये क्या है? गलत है। तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। बनिया का बनियान क्या है? ये गलत दिया है। नेक्स्ट दिया गया है, गाय मीठा दूध देती है। यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? सामान्य वर्तमान काल का, संदिग्ध वर्तमान काल का, तात्कालिक वर्तमान काल का या सामान्य वर्तमान काल का। देखिए जहां पर दिया गया जाए कि वह स्कूल जाता है, तुम खाना खाते हो, गाय मीठा दूध देती है, अगर इस तरह के वाक्य कहीं भी दिए जाएं तो वहां पर सामान्य वर्तमान काल होता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा सामान्य वर्तमान काल। यह दिया है, उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य, भाव वाच्य, कृत वाच्य या इनमें से कोई नहीं। देखिए वाच्य कितने होते हैं मैं आपको बता दूं इसमें ही। वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के, जिसमें पहला होता है कर्तृवाच्य। कौन सा होगा? कर्तृवाच्य। दूसरा होता है कर्म वाच्य। दूसरा कौन सा होता है? कर्म वाच्य। और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है भाववाच्य। तो अगर कर्तृवाच्य की हम बात करें तो ऐसे वाच्य इसमें काउंट किए जाते हैं जिसका सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। कर्म वाच्य में क्या होता है? कर्म वाच्य में से या के द्वारा शब्द लगाकर जो भी वाक्य बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कर्म वाच्य। लेकिन भाव वाच्य होते हैं जिसमें नेगेटिव वाक्य है, जैसे कि नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाए। तुमसे खाया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता। तो सारे के सारे शब्द किस में आते हैं? भाव वाच्य में आते हैं। तो बोला गया है उमा से पढ़ा नहीं जाता, तो ये वाच्य कौन सा हो गया? भाव वाच्य हो गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो क्या है? बताना है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा है, निर्वेद है, शोक है या क्रोध है? तो देखिए शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? शांत का स्थायी भाव निर्वेद होता है। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2। आगे सवाल है, कान पर जूना रेंगना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बहुत दुख होना, बदनाम करना, कुछ असर ना होना या हिम्मत टूट जाना।
बताना है कि कान पर जूना रेंगने का अर्थ क्या होता है। देखिए कान पर जूना रेंगने का अर्थ होता है कुछ भी असर नहीं होना, यानी कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता रहे उस पर कोई असर ना हो, उसको क्या बोलेंगे, कान पर जू नहीं रेंगना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे, आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? ध्रुवाकर्षण, पराकर्षण, अनाकर्षण, विकर्षण। तो इसमें क्या बहुत सारे बच्चों ने सवाल का आंसर गलत भी किया है कि आकर्षण का विलोम जो क्या लग दिया है वो अनाकर्षण लग दिया या पराकर्षण लग दिया है, लेकिन जो आकर्षण का विलोम होता है वो क्या होता है, विकर्षण होता है। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट प्रश्न है कि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, आग्नेय कोण या ईशान कोण। तो बताया था आपको इसमें कि जो उत्तर और पूरब के बीच की दिशा है वो क्या कहलाती है, तो उत्तर और पूरब के बीच की दिशा कहलाती है ईशान कोण। राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4। यह दिया गया था कि निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? मुद्रिका, बिहार, अजवायन या पराधीनता। इसमें बताना था आपको इसमें कि कौन सा शब्द क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। देखिए अगर मुद्रिका देखें तो स्त्रीलिंग शब्द है, अजवाइन भी एक स्त्रीलिंग शब्द है, पराधीनता भी एक स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन बिहार शब्द क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2। बोला क्या है, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? उत्कर्ष के, कमल के, अंबर के या उपवन के। तो देखिए जो नलिन और राजीव है वो पर्यायवाची होते हैं कमल के। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। बोला क्या है, रक्त रंजित में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास या तत्पुरुष समास। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि रक्त रंजित का समास विग्रह क्या होगा। तो रक्त रंजित का जो समास विग्रह होगा वो होगा रक्त से रंजित। क्या होगा, रक्त से रंजित। और जब हम इसका समास विग्रह करेंगे रक्त से रंजित, तो से विभक्ति आई है और विभक्ति चिन्ह वाले कौन से होते हैं, तत्पुरुष होते हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे दिया है, मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो यहां पर एक शब्द मिलेगा हमें आपको मदिरा, और एक शब्द मिलेगा क्या, आल्य। क्या मिलेगा, मदिरा प्लस आल्य। यहां से आ मिलेगा और यहां से आ मिलेगा और कुल मिला के क्या बन जाएगा, आ। और ये जो उदाहरण है ये दीर्घ संधि का उदाहरण है मदिरालय। इसमें कौन सी संधि है, तो मदिरालय में जो संधि है वो दीर्घ संधि है। तो इसमें जो ये वाला संधि विच्छेद होगा वो सही होगा। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, मदिरा प्लस आल्य। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द सदा एक वचन में प्रयोग होता है? दर्शन, हस्ताक्षर, सोना, प्राण। देखिए दर्शन हमेशा बहुवचन में काउंट किए जाते हैं कि दर्शन हो गए। हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में काउंट किए जाते हैं, प्राण हमेशा बहुवचन में काउंट किया जाता है, लेकिन जो सोना शब्द है वो हमेशा एक वचन में काउंट किया जाता है, यानी एक वचन में ही लिखा जाता है या बोला जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? ताप, काज, शांति, जल्दी। बताना था इसमें आपको कौन सा एक तद्भव शब्द है। तो देखिए ताप क्या है, तत्सम है, शांति भी तत्सम है, जल्दी भी तत्सम है, लेकिन जो काज शब्द है वो एक तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका जो तत्सम होता है वो कार्य होता है। क्या होता है, कार्य होता है। तो तद्भव पूछा है तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, अभिभाषण में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा है, अभिभाषण में कौन सा प्रत्यय है? देखिए प्रत्यय नहीं, क्या पूछा है यहाँ पर, उपसर्ग। यहाँ जो पूछा है वो उपसर्ग पूछा है कि अभिभाषण में कौन सा उपसर्ग है। देखिए अभिभाषण जो शब्द बना है वो बना है अभि प्लस भाषण से। किससे बना है, अभि प्लस भाषण से। तो इसमें उपसर्ग के रूप में क्या आ गया, अभि आ गया। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट,
बोला गया है तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का क्या अर्थ है? धाक बैठाना, व्यर्थ काम करना, आक्रमण करना या साधारण बात को बड़ा चलाकर कहना। क्या है? या साधारण बात को बड़ा चलाकर कहना। तो देखिए जो तिल का ताड़ बनाने का अर्थ होता है कि कोई भी छोटी सी बात हो उसको अतुल बना देना, यानी कि बहुत बड़ा चलाकर कह देना। उसी का राइट आंसर होता है क्या? ऑप्शन नंबर 4 कि साधारण बात को बड़ा चलाकर कहना। नेक्स्ट दिया गया है कि परोक्ष का विलोम क्या है? परोक्ष का विलोम पूछा गया है। क्या है यहां पर? परोक्ष का क्या विलोम है? टाइपिंग मिस्टेक है। बोला गया परोक्ष का क्या विलोम है, तो परोक्ष का विलोम क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2। फिर है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अत्यधिक कंजूस होना, पैसा ही माँ बाप दोनों, पैसे की बहुत मांग होना, जान चली जाए पर पैसा ना जाए। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 अत्यधिक कंजूस होना। आगे क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? आपको बताना है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? भयानक रस का, विभत्स रस का, या रौद्र रस का, या वीर रस का। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। आगे बोला गया है सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? देखिए सोरठा के पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होती हैं? तो पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं। वहीं दूसरे और चौथे में, कौन से? दूसरे और चौथे चरण में जो मात्राएं होती हैं वो 13 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर द्वितीय और चतुर्थ पूछा है, तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि दूसरे और चतुर्थ चरण में जो मात्राएं होती हैं वो 13 मात्राएं होती हैं। फिर है निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी नहीं है। भागना, बांटना, ब्याज या हिस्सा। बताना इनमें से कौन सा भाग शब्द का अनेकार्थी नहीं है। देखिए भाग शब्द का अर्थ भागना भी होता है, बांटना भी होता है, हिस्सा भी होता है, लेकिन ब्याज नहीं होता। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। यह दिया गया है कि राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कृत वाच्य, कर्म वाच्य, भाव वाच्य। तो मैंने अभी आपको बताई भी है वाच्य कितने होते हैं? 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। तो जहां पर क्रिया का असर सीधा कर्ता पर पड़ता है वहां पर कर्तृवाच्य होता है। तो सोने का असर किस पर होगा? राम पर, और राम एक कर्ता है तो कर्तृवाच्य होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंधित रखती है? भोजपुरी, राजस्थानी, बांग्रू, अवधी। देखिए अवधी और बघेली और छत्तीसगढ़ी कौन सी हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये किस में आती है? पूर्वी हिंदी में। वही राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी में आती है। 4 भाषाएं आती हैं। भोजपुरी यानी मगही, मैथिली, कौन सी? मगही, मैथिली और भोजपुरी। इसमें जो आती हैं जो बिहारी हिंदी में आती हैं तीनों भाषाएं। तो वहीं बांग्रू जो आती है खड़ी बोली, यानी पश्चिमी हिंदी का जो भाग है, खड़ी बोली है, हरियाणवी है और कन्नौजी है, बुंदेली है, काय में आती हैं? पश्चिमी हिंदी में। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बांग्रू। तो ये कुछ क्वेश्चन कवर किए गए थे इस वीडियो में, इतने ही। बाकी अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको क्वेश्चन सारे। तो उम्मीद करते हैं सवाल जो प्रश्न हिंदी के कराए गए हैं वो समझ में आ गए होंगे और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।